हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। यहाँ पर हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का एसएससी जेई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर। पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन है और रियल फंक्शन है। इसमें आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखो, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये हमारे क्या है, दो तरह के फंक्शन होते हैं। ध्यान से देना है, देखना आप लोग। एक होता है पाथ फंक्शन, दूसरा होता है पॉइंट फंक्शन। देखो, जो पाथ फंक्शन होता है उसके पाथ पे डिपेंड करता है। जो पॉइंट फंक्शन होता है उसके इंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। इंड पॉइंट पे या उसके इंड स्टेट पे, इंड स्टेट पे डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल आपके क्या है, हीट एंड वर्क। ये सब हमारे क्या है, हीट एंड वर्क किसके एग्जांपल है, पाथ फंक्शन के। अब पॉइंट फंक्शन हमारे क्या है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारे पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये हमारे क्या है, पॉइंट फंक्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ इंड स्टेट्स डिपेंड ऑन। देखो, कह रहा है वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में इंड स्टेट पे डिपेंड करता है। इंड स्टेट्स डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, तो हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू जीरो होता है। तो हमें पता है डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डी यू। यहाँ पे Q जीरो है तो डेल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू। अब ये किसको हम क्या लिख सकते हैं, U1 माइनस U2। अब ये जो हमारा इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी हमारा कैसा है, ये पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी हमारा पॉइंट फंक्शन है। और जो पॉइंट फंक्शन होता है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, इन स्टेट पे। जैसे अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया है, किस पे डिपेंड करता है, इन स्टेट्स पे, इंड स्टेट पे या इंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ इंड स्टेट्स डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन है हमारा, क्या आ रहा है, U1 माइनस U2 आ रहा है। और U1 माइनस U2 हमारा क्या है, पॉइंट फंक्शन है। ये हमारा क्या किस पे डिपेंड करता है, इंड पॉइंट पे डिपेंड करता है या फिर इंड स्टेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं होता है। अब जो पॉलीट्रॉपिक में हीट ट्रांसफर होता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपान गामा माइनस वन इंटू डब्ल्यू ऑफ क्लोज सिस्टम। ये हमारा हीट ट्रांसफर होता है किसमें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मीन्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा, कुछ हीट ट्रांसफर हमारा होगा। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज इन एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इफ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। मीन्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए, टेम्परेचर पे होना चाहिए, वॉल्यूम पे होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी का। हमें पता है H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पी वी एंड डेल डेल Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल W प्लस डी यू। अब देखो, डेल W क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी डी वी वर्क लिख सकते हैं प्लस डी यू। अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो हम पी डी वी को ऐसे लिख सकते हैं, डी पी इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे पी कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, डी पी वी प्लस डी यू।
इसको हम अगर डी क्यू कर दें, अब देखो, अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, अगर यहां से हम डी कॉमन ले लें, क्या बचेगा, यू बचेगा यहां से, प्लस पीवी, पीवी यहां से, अगर यहां से हम डी कॉमन ले लें तब, और ये हमारा किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, या डेल क्यू इसको हम बोले, डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा डी एच हो जाएगा। ये कब हो रहा है, जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्यू। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, कांस्टेंट प्रेशर लिया है, कांस्टेंट प्रेशर लिया है, इसीलिए हमारा जो हीट ट्रांसफर है वो एच पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा जो एंथैल्पी पे, एंथैल्पी के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। फिर आ गया हीट एंड वर्क आर पॉइंट फंक्शन, सिस्टम प्रॉपर्टीज, पाथ फंक्शन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, जो कि उसके एंड पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, इन पॉइंट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो उसके पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो उसके ना तो मास पे डिपेंड करती हैं और ना तो उसके साइज पे, इस पे क्या होती है, डिपेंडेंट नहीं होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो उसके मास और साइज पे डिपेंड करती हैं। अब देखो जैसे ये हम टीएस डायग्राम ले लें, टीएस डायग्राम ले लें, ये हमारा कोई कर्व है, तो इसके अंदर का एरिया जो होगा, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट रिप्रेजेंट करता है। एरिया अंडर टीएस डायग्राम क्या बताता है, हीट बताता है। अगर यहीं हम पीवी डायग्राम ले लें, पीवी, अब देखो ये पाथ पे डिपेंड करेगा, तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या बताता है, वर्क बताता है। तो यहाँ पे हीट एंड वर्क दोनों क्या है, पाथ फंक्शन, इसलिए फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द वर्क डन इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए गैस फ्रॉम V1 टू V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर P इज, क्या होगा, देखो कोई पीवी डायग्राम है, ये हमारा P हो गया, ये V हो गया। कह रहा है प्रेशर हमारा कैसे है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर हमने कांस्टेंट ले लिया। वैल्यूम कहां से जा रहा है, ये हमने ले लिया क्या, V1, हमने ले लिया V1, वैल्यूम V1 हो गया। यहाँ पे वैल्यूम क्या है हमारा, V2 है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तब इसके अंदर का एरिया क्या बताएगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या बताता है, वर्क बताता है। तब वर्क क्या हो जाए, अब इसके यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, हमने एज्यूम कर लिया ये P है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी, तो क्या हो जाएगा, P इंटू V2 माइनस V1, तो यही हमारा आंसर होगा। वर्क डन हमारा क्या आ गया, P V2 माइनस V1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती है इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, दूसरी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो भी किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। यहाँ टेम्परेचर भी हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, और प्रेशर भी हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। बट कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, हीट, हीट हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एट्थ क्या है, ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटीज। अभी हमने आपको बताया था पाथ फंक्शन क्या होता है, जो उसके पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन है, टेम्परेचर क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है नहीं, ये हमारा क्या है, पॉइंट फंक्शन है। वर्क डन ये हमारा क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन और हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। प्रेशर, प्रेशर भी हमारा क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये पॉइंट फंक्शन है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, एट्थ का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग थ्रोटलिंग विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। अब देखो थ्रोटलिंग आ गया, कई बार ये क्वेश्चन आया है। थ्रोटलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रोटलिंग आपको ध्यान से देखना है।
देखो इसमें क्या होता है, थ्रोटलिंग मतलब होता है डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, मीन्स H1 बराबर H2, मीन्स आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं क्या, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, वर्क डन हमारा जीरो होता है, हीट ट्रांसफर हमारा जीरो होता है, और जो हमारा du है ये जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसलिए U1 बराबर क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। और हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। तो क्या हो जाएगा, T1 बराबर T2। यहाँ T1 बराबर T2 तो है, बट ये क्या है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और थ्रोटलिंग में हमारा क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, ये सारे पॉइंट से आपको याद होना चाहिए। प्रेशर डिक्रीज होता है, और क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होता है, एंट्रोपी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये क्या है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि थ्रोटलिंग क्या है। तो थ्रोटलिंग क्या होता है, फ्लो थ्रू ए वेरी स्मॉल अपर्चर या माइन्यूट अपर्चर से जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग होता है। थ्रोटलिंग हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जीरो होता है, इसी को हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हमारा वर्क डन जीरो होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। सो U1 बराबर U2 हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी हमारा फंक्शन होता है टेम्परेचर का, ओनली फॉर आइडियल गैस, सो T1 बराबर T2 हो जाएगा। बट ये नॉट आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल नहीं होगा। अब क्या है इसमें, क्या है थ्रोटलिंग में हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होता है, ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रोटलिंग में हो जाएगा एंथैल्पी, 9th का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है, जैसे अभी आपने इसमें देखा थ्रोटलिंग में क्या कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी, 10th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फॉर ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के लिए द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन, हमें बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। अब देखो ये कह रहा है कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, ये होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तब ये क्या कह रहा है कि फॉर ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड द वर्क डन, हीट एडेड एंड वर्क डन का डिफरेंस क्या होगा, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11th का सी। फिर है गिब्स फ्री एनर्जी इज कंसीडर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, नन ऑफ दीज। पहले तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि ये है क्या, गिब्स है, आपको यहां से आ जाना चाहिए G इज इक्वल टू H माइनस TS। अभी आप ऐसे देखते रहिए इसे, ये हमारा है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। अब ये क्या बताता है, अब यहाँ पे आप इसको देखिए थोड़ा, इसके लिए कंडीशन क्या है, ये ओपन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ओपन सिस्टम के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ये कंडीशन है इसकी। और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ से हमारे क्लियर हो गया, कोई ऑप्शन है यहाँ पे आइसोथर्मल और आइसोबारिक। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, 12th का सी। और जो जी होता है ये हमारा बताता है मैक्सिमम अवेलेबल वर्क, जी क्या बताता है, मैक्सिमम अवेलेबल वर्क बताता है। एच क्या है यहाँ पे, आपको हम यहाँ लिखते हैं, देखो एच क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी है, एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या बताता है, टोटल एनर्जी बताता है।
टोटल एनर्जी बताता है। एस क्या है? एंट्रोपी है, और एंट्रोपी ही हमारा क्या होती है? अनअवेलेबल एनर्जी होती है, अनअवेलेबल एनर्जी होती है, अनअवेलेबल एनर्जी होती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। आपको ऐसे रखना है, जी गिब्स से हो जाएगा जी, जी के बाद आता है एच, एच माइनस टी एस, ऐसे याद रखना है आपको। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओपन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल बोलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबारिक बोलेंगे। जी क्या बताता है? मैक्सिमम अवेलेबल वर्क बताता है। एच क्या बताता है? एंथैल्पी, जो कि टोटल एनर्जी को बताता है। एस क्या बताता है? हमारा एंट्रोपी को बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन, डब्ल्यू पूछ रखा है, किसके लिए पूछ रखा है? फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए। फॉर ए क्लोज सिस्टम इंक्रीजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन इज। देखो कंप्रेशन में यह है हमारा वर्क, किसमें है? कंप्रेशन में। कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा? अब एन के साथ देखना है हमें। जो कंप्रेशन में हमारा वर्क मिलता है वो एन के साथ कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है। यहाँ पे हम आप लोग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले से कर्व बना कर रखे हैं पीवी डायग्राम में। ये देखो हमारा एक्सपेंशन का कर्व है, इधर हमारा क्या है? एक्सपेंशन है, इधर हमारा क्या है? कंप्रेशन है। अब देखो जैसे जैसे हम, ये हमारा क्या है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल कर्व है। ये पीवी इक्वल टू एन पॉलीट्रॉपिक है, ये पीवी इक्वल टू गामा, ये क्या है? हमारा एडियाबैटिक कर्व है। तो यहाँ पे जैसे हम ऐसे क्लॉक वाइज चलेंगे तो एन की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्लॉक वाइज चलेंगे तो एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और हमें पता है कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या बताता है? एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या बताता है? वर्क डन बताता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे ले ले, देखो अगर ये कर्व लेते हैं, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं, इसके अंडर का एरिया अगर हम ऐसे ले ले, एक सेकंड आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ये कर्व ले तो इसके अंदर का एरिया ये है, एरिया सबसे कम होगा। तो इसके लिए वर्क हमें सबसे कम चाहिए, फिर पॉलीट्रॉपिक के लिए चाहिए, फिर एन के लिए चाहिए। और हमें पता है कि एन की वैल्यू जो होती है गामा से कम होती है और 1 से बड़ी होती है। तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, कंप्रेशन के लिए वर्क वैसे ही ज्यादा हमें, उतना ही ज्यादा हमें चाहिए। मीन्स कंप्रेशन में हमें सबसे कम वर्क किसमें चाहिए होता है? आइसोथर्मल कर्व में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, फिर पॉलीट्रॉपिक में, फिर एडियाबैटिक में। तो वर्क डन इन कंप्रेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा 13th का ए। और देखो ऐसे एक्सपेंशन में, अब इसमें भी देखो जैसे हम यहाँ पे हमारा क्या, एन की वैल्यू क्लॉकवाइज इंक्रीज करेगी। यहाँ पे देखो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। ये हमारा पॉलीट्रॉपिक है, ये पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या है? 1/4। यहाँ पे देखो एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या बताएगा? इसके अंदर का एरिया सबसे कम होगा। मीन्स एक्सपेंशन में सबसे कम एरिया हमें कहाँ, किसमें मिलेगा? आइसोथर्मल में मिलेगा। फिर ऐसे ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा वर्क डन भी इंक्रीज करता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर कह रहा है ऑन ए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाइन पीवी पावर एन एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज विल कम क्लोजर टू वाई एक्सिस। देखो एकदम सेम क्वेश्चन अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया है। कम क्लोजर टू एक्स एक्सिस, कम क्लोजर टू 45 डिग्री। अब ये कह रहा है कि एन की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, जो हमारा पीवी की पावर एन का डायग्राम है किसके क्लोजर होता है? वाई एक्सिस के क्लोजर होता है या एक्स एक्सिस के क्लोजर होता है? आपको हम ले चलते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, वहां से क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, ये किसके क्लोजर हो रहा था? वाई एक्सिस के क्लोजर हो जाए। ये हमारा क्या आ जाए? वाई एक्सिस है। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ये किसके क्लोजर हो रहा है? वाई के क्लोजर हो रहा है। ये कंप्रेशन में हो जाए। ऐसे एक्सपेंशन में आ जाओ, हम यहाँ एन की वैल्यू क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, किसके क्लोजर आ रहा है? ये सॉरी, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। अब देखो जैसे जैसे हम वाई की वैल्यू, एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा कर्व किसके क्लोजर हो रहा है? वाई के क्लोजर हो रहा है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे p की पावर n की जो कर्व होगा किसके तरफ क्लोजर आएगा, y एक्सिस के क्लोजर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14th का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है, वर्क इज कंसिडर्ड टू बी ए सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी बिकॉज, देखो दो कंडीशन है यहाँ पे, एक है वर्क एंड दूसरा है हीट। देखो वर्क जो होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाई ग्रेड एनर्जी होता है, इसको हम बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। हीट को क्या बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। और जो हमारा वर्क है ये टोटली कन्वर्टेबल किसमें होता है, हीट में। वर्क हमारा टोटली कन्वर्टेबल किसमें होता है, हीट में। बट जो है हीट हमारा जो है कंप्लीटली कन्वर्टेबल नहीं होता है किसमें, वर्क में। इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्क को हम हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, हीट को क्या बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी बिकॉज while work can be fully converted into heat and heat cannot be fully converted into work। 15th क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस इज, देखो क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। क्वासिस्टैटिक मतलब होता है ऑलमोस्ट रेस्ट। ऑलमोस्ट रेस्ट जो प्रोसेस बहुत स्लोली हो, वेरी स्लोली हो, वेरी स्लोली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस होता है। और जो क्वासिस्टैटिक प्रोसेस नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होगा, नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स ऑन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन डिपेंड करेगा। अब हमें पता है कि आइसोथर्मल में वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, P1 V1 ln V2 by V1। अब ये हमारा क्या आता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RT ln VT by V1। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln V2 by V1। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो। वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो तो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिसिटी ऑफ गैस ओनली, ये नहीं होगा। एडियाबैटिक इंडेक्स, इस पे भी नहीं होगा। बोथ एटॉमिसिटी एंड गैस एक्सपेंशन रेशियो, इस पे भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन रेशियो ओनली, ऑप्शन सी होगा। Which of the following parameters remains constant during ideal gas throttling process? हमने थ्रोटलिंग आपको बता दिया है, डेल्टा H इक्वल टू 0, H1 बराबर H2, यानी कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। एंथैल्पी हमारी क्या होगी, एंथैल्पी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आंसर क्या हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। 19 क्या है, when a gas flow through a very long pipe uniform cross section the flow approximately is, देखो कोई ये लॉन्ग पाइप है, कोई ये लॉन्ग वेरी लॉन्ग पाइप है, इसमें क्या है, हमारी गैस फ्लो कर रही है और इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इसमें क्या हो सकता है, पहला कंडीशन क्या कर रहा है, आइसेंट्रोपिक होगा। जरूरी ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि प्रोसेस हमारा क्या हो, आइसेंट्रोपिक हो, मीन्स पाइप में फ्लो हो रहा है और कोई लॉस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा। अगर इसमें पाइप में फ्लो हो रही है गैस, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो फ्लो होता है, तो आइसोबारिक भी नहीं होगा, यानी कि प्रेशर भी सेम नहीं होगा। एडियाबैटिक, ये भी कुछ ऐसा कंडीशन यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, 19 का क्या होगा, सी होगा, आइसोथर्मल। यानी कि इसका टेम्परेचर क्या है, में भी कांस्टेंट हो सकता है थ्रू आउट द पाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइसोथर्मल कंप्रेशन थ्रू मोस्ट इफिशिएंट बट इट नॉट प्रैक्टिकेबल बिकॉज, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा क्या आता है, मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल हमारा मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस होता है।
बट इसको हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं यूज करते हैं, इसको प्रैक्टिकल क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है क्या होता है, वेरी स्लो होता है। क्या होता है, वेरी स्लो प्रोसेस है। और हमें जो कंप्रेसर को रन करना पड़ेगा, कंप्रेसर हैज टू रन एट ए वेरी स्लो स्पीड टू अचीव इट। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर क्या है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट। अभी हम क्वेश्चन आपको कराए थे जहां पे हमने लिखा था एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, यहाँ पे पी कांस्टेंट किया था तो हमारा आया था डेल क्यू इक्वल टू डी एच। ये किस पे था, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ए। 22 कह रहा है कि विच गैस कैन अटेन हाईएस्ट इफिशियंसी फॉर द सेम कंप्रेसर राइज। किस गैस के पास मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, हाईएस्ट इफिशियंसी होगी। देखो जैसे जैसे गामा की वैल्यू इंक्रीज करती है वैसे वैसे इफिशियंसी भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जो हमारा मोनोएटॉमिक के लिए होता है वो एन की वैल्यू क्या होती है, 1.67 होती है। क्या होता है, मोनोएटॉमिक के लिए हमारा एन की वैल्यू क्या होती है, आप लोग बताइए। मोनोएटॉमिक के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1.67। डायएटॉमिक के लिए क्या होती है, 1.4। ट्राइएटॉमिक के लिए क्या होती है, 1.28। ये हमारा किसके लिए है, मोनो के लिए है। ये हमारा किसके लिए है, डाई के लिए है। ये हमारा किसके लिए है, ट्राई के लिए है। ट्राइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 22 का क्या होगा हमारा, सी होगा, मोनोएटॉमिक गैसेस। Which one of the following phenomena occurs when a gas in a piston in a cylinder assembly expands reversibly at constant pressure? देखो जब हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड, हमारा पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है, रिवर्सिबली एक्सपेंशन होता है। तो उसमें हमारा क्या होता है, हीट एडेड होता है। तो 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हीट इज एडेड टू द सिस्टम। 24 क्या हुआ, विच बिलो स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ए रिजर्वायर ऑफ हीट। देखो यहाँ पे थर्मल रिजर्वायर की बात की जा रही है, थर्मल रिजर्वायर की बात हो रही है। थर्मल रिजर्वायर में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। और द हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल, और उसके बीच में जो हीट एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल, हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। उसके बीच में जो हमारा हीट एक्सचेंज होता है वो हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टेम्परेचर किसका होगा, सोर्स एंड सिंक का होता है, सोर्स एंड सिंक। सिंक हमारा क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। ये हमारा सिंक टेम्परेचर किसका होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। सोर्स हमारा क्या होता है, हायर टेम्परेचर होता है। अब क्या करें, इसमें कौन सा ऑप्शन आप समझ कर रहा है, विच अबव विच बिलो स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ए रिजर्वायर ऑफ हीट। थर्मल रिजर्वायर ऑफ हीट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन क्या है, इट हैज ए वेरिएबल कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी गलत है। द हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल, ये सही है। इट हैज ए फाइनाइट हीट कैपेसिटी, ये भी गलत है। देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर, ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर कह रहा है द हीट ट्रांसफर क्यू, वर्क डन डब्ल्यू एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ऑल जीरो इन केस ऑफ। कह रहा है क्यू जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क डन जीरो एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ये सब किस में होता है, ये सब हम आपको बताए थे किस, कौन सा केस है, फ्री एक्सपेंशन का केस है। फ्री एक्सपेंशन, अब फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम के खिलाफ जो हमारा एक्सपेंशन होगा वही हमारा क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं, ए रिजिड वेसल कंटेनिंग स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस लिफ्ट इन द एटमॉस्फेयर, ये क्या, ये भी गलत है। 1 kg ऑफ गैस कंटेन इन इंसुलेटेड सिलेंडर, ये भी गलत है। ए रिजिड वेसल कंटेनिंग अमोनिया गैस कनेक्टेड थ्रू ए वाल्व टू एन इवैक्यूएटेड रिजिड, इवैक्यूएटेड मतलब क्या है, वैक्यूम है। वेसल, the vessel, the valve and the connecting pipes being well insulated means heat transfer zero, the valve being opened
after a long time, after a time, condition through the two vessel becoming uniform। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस दिया है, फ्री एक्सपेंशन का प्रोसेस दिया है, एक्सपेंशन का प्रोसेस दिया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, स्टेडी फ्लो सिस्टम। स्टेडी फ्लो सिस्टम को हम बोल देते हैं नाम, हम ओपन सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो सिस्टम बोलते हैं। तो अब आप लोग इसका आंसर करिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और स्टेडी फ्लो सिस्टम। देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर होता है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब ओपन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमारा मास का भी ट्रांसफर होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, पंप हमारा क्या करता है, मास को ट्रांसफर करता है ये, प्लस एनर्जी भी ट्रांसफर करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 26 का सी। 27 कह रहा है कि 2500 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड टू ए हीट इंजन at 727 degree Celsius. It rejects heat at 900 kilojoule per minute at 2 to 3 degree Celsius. This type of engine is। तो इसको हम देखते हैं। देखो हमारा हीट इंजन है, यहाँ पे W आएगा, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या है 223 प्लस 273 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500 केल्विन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमारा क्या है 727 प्लस 273 करेंगे 1000 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ पे हीट ट्रांसफर कितना है 2500 जूल किलो जूल पर मिनट है, और रिजेक्ट कितना कर रहा है 900। अब यहाँ पे कितना बचेगा आपको 1600 किलो जूल पर मिनट। अब यहाँ पे दो एफिशिएंसी हमें निकालनी है। पहली एफिशिएंसी हमें क्या निकालनी है, रिवर्सिबल या मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये क्या होती है 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ पे 1 माइनस T2 वैल्यू क्या है 500 डिवाइडेड 1000 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 50%। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, रिवर्सिबल एफिशिएंसी या मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो ये एफिशिएंसी कितनी आ गई, हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ गई 50% आ गई। अब देखते हैं अब हम इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी निकालते हैं। एक्चुअल क्या होगा W आउटपुट अपॉन Q इनपुट। तो ये क्या होगा W आउटपुट हमारा क्या है 1600 अपॉन 2500, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 6400। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% हो सकती है, बट हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी क्या आ रही है 64%। हम ये कह सकते हैं क्योंकि एफिशिएंसी एक्चुअल एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एफिशिएंसी, so this process is impossible, this type of heat engine is impossible to construct, impossible to construct। अगर यहीं पे हमारा एक्चुअल एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी से कम होती तो ये हमारा क्या हो जाता प्रैक्टिकल हीट इंजन हो जाता। बट यहाँ पे हमारा कौन सा हीट इंजन है, ये इम्पॉसिबल हीट इंजन है। किसी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी जो है रिवर्सिबल या मैक्सिमम एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं 28 पे। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स यूनिट इज। हमें पता है एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है U प्लस PV। यहाँ पे यूनिट क्या होगी, ये हमारा क्या एंथैल्पी है, ये हमारा एंथैल्पी है। इसका यूनिट क्या होता है किलो जूल होता है। अगर इसी को हम मास से डिवाइड कर देंगे तो ये स्पेसिफिक हो जाता है प्लस PV। ये हमारा क्या हो जाएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगा, ये हमारा स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलो जूल पर केजी हो जाएगी। और ये हमारा कैसे प्रॉपर्टी हो जाएगी, स्पेसिफिक जहां भी आ जाता है वो हमारा क्या हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है।
कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ये एंथैल्पी हमारी कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस ओबेइंग अंडर वाले इक्वेशन P प्लस ए बाई वी का स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT डिपेंड्स ऑन। हमें पता है कि जो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी किसका ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। बट वहीं हम रियल गैस की बात करें, रियल गैस में इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का होती है। ये आपको 2 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which statements which below stated statement is incorrect about a reservoir। अभी हमने आपको रिजर्वायर के थर्मल रिजर्वायर के बारे में बताया था। तो क्या होता है? इनकरेक्ट पूछा है। तो थर्मल रिजर्वायर हमने क्या बताया था? कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ये भी सही है। इट आल्सो नोन एज थर्मल बाथ, ये भी सही होता है। इट हैज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, ये भी सही है। देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर, ये हमने आपको नहीं बताया। ये आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? 30 का डी। इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रोटलिंग में क्या कांस्टेंट होता है? एच कांस्टेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सी। द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इस पीवी डायग्राम में किसमें रिप्रेजेंट किया गया है? देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? पीवी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, ये नहीं है। ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दिया है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, ये वाला जो कर्व है, यही हमारा क्या होगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? हमने जब थ्रोटलिंग की बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे क्या है? हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है? हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और हमारा फ्री एक्सपेंशन भी क्या होता है? हाईली फ्री एक्सपेंशन भी हमारा क्या होता है? ये भी हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी। फिर है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम विच हैज नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें। आइसोलेटेड की बात कर रही है। अब तो आपको ये बात याद हो जानी चाहिए कि आइसोलेटेड में ना तो मास का ट्रांसफर होता है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो देख लो इस पे आंसर कौन सा है? हीट ट्रांसफर इज जीरो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है। तो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों? हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? W प्लस डेल यू। जब यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या है? जीरो है। कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। बट डेल्टा यू हमारा क्या है? जीरो। ये भी होगा। जब ये सब जीरो होती है, ये भी जीरो होगा। तो U1 बराबर क्या हो जाएगा? U2 हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन हमारा ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका 34 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ है आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों पे, या नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है, देखो मोलर स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv, Cv एंड Cp ये दिया जाता है R n बाई गामा माइनस 1। ऐसे ही गामा R अपॉन n गामा माइनस 1, ये किस पे डिपेंड करेगा? n आ रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो आंसर इसका क्या होगा? 35 का डी। इन ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होगा? देखो 3 तरह के सिस्टम आपके हमने बताया, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का होता है। इसमें दोनों का ट्रांसफर होता है, मास एंड एनर्जी का। इसमें क्या है? दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? क्लोज सिस्टम में क्या है? एनर्जी फ्रॉम सिस्टम सराउंडिंग, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 36 का डी। इन आइसोपेस्टिक प्रोसेस,
हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी कि प्रेशर क्या होता है इसमें, कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक को हम क्या बोलते हैं, आइसोपेस्टिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोपेस्टिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J इज इक्वल टू, हमें पता है जूल्स लॉ क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल W इज इक्वल टू J टाइम्स साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q। तो J हमारा क्या आता है, ये हमारा क्या होता है, जूल कांस्टेंट होता है। तो इसी का यूनिट पूछा है, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल W बाई डेल Q। अब हमें पता है सॉरी अब देखो ये क्या हो जाएगा, J इक्वल टू डेल डब्ल्यू समेशन ऑफ W अपॉन समेशन ऑफ Q। अब देखो जैसे हम यहाँ पे देखें समेशन ऑफ W इज इक्वल टू J समेशन ऑफ Q, हमें Q को क्या लिख सकते हैं, 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इंटू J, ये किसके इक्वल होता है, 4.1868 किलो जूल ऑफ वर्क, किलो जूल ऑफ वर्क। तब यहाँ से हम J की यूनिट निकालेंगे तो J बराबर क्या हो जाएगा, 4.1868 किलो जूल बाई किलो कैलोरी। ये है हमारा जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट जूल। ये ये हमारा डायमेंशन लेस होता है, ये जो हमारा J है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस इसे हम बोलते हैं, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का डी। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विथ इंटरनल एनर्जी, कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी हो प्लस प्रोडक्ट का P प्लस V हो। इसको हमने आपको बताया नहीं, तो ये किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी के इक्वल होता है। ये किसका, ये क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, एंथैल्पी 39 का। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, इन आइसोलेटेड सिस्टम ये नहीं होता है, एक क्लोज सिस्टम ये भी नहीं होता, ओपन सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम हमारा ओपन सिस्टम होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस ये भी नहीं होता है, इफेक्ट्स रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ हीट रीजन। आंसर इसका क्या होगा, 40 का डी होगा। Which of the following is true for process 1 से 5 on temperature entropy plot। देखो 1 से 5 कौन सा कर्व है हमारा, ये है 1 से 5 हमारा ये है। यहाँ पे क्या है, S1 माइनस S5 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S5 हो जाएगा। जब S1 बराबर S5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्रोपी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंट्रोपी हमारा कांस्टेंट है। ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब हमारा प्रोसेस क्या हो, प्रोसेस हमारा 1 से 5 क्या हो, एडियाबैटिक हो, क्या हो, एडियाबैटिक। सिर्फ उसी के लिए हमारा क्या है, ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो आंसर इसमें हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, 41 का ए। फिर क्या है, Which of the following statement is incorrect, इनकरेक्ट कौन सा है, वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी ये सही है, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी ये भी सही है, लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 42 का सी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विद रजनीश, थैंक यू सो मच।